नमस्कार साथियों, मैं कार्तिका पब्लिकेशन का लेखक सिकवाल सर एक बार पुनः आपका न्यू कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भव्य अभिनंदन करता हूं, स्वागत कर रहा हूं। बिल्कुल साथियों, आपको अच्छे से ये विदित है कि राजस्थान में नई सरकार भी आ चुकी है और नई शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी आमूल आपको देखने को ये मिल रहा है कि बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है। तो बिल्कुल न्यू कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो कि मनोविज्ञान के प्रश्नोत्तरी का दौर निरंतर चलायमान है, उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम मनोविज्ञान के प्रश्नोत्तरी भाग 6 में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर चर्चा करने वाले हैं जो कि आगामी शिक्षक भर्ती को मद्देनजर रखते हुए अगर बात करें तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो बिल्कुल चलिएगा मेरे साथ मनोविज्ञान के प्रश्नोत्तरी भाग 6 में किन प्रश्नों को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शिक्षक के लिए, किसके लिए साथियों, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता, यानी कि एक जो शिक्षक है उसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है। उसमें 4 ऑप्शन है। स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, दूसरा ऑप्शन है उसमें बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए, तीसरा ऑप्शन है ए बे दोनों ही सही है और चौथा ऑप्शन है ए बे दोनों ही गलत है। तो बिल्कुल इस पर उत्तर तक अगर आप पहुंचने का प्रयास करोगे तो बिल्कुल पहुंच सकते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है। बिल्कुल एक टीचर के लिए स्वयं के ज्ञान और तैयारी के लिए भी क्या है, उसकी आवश्यकता होती है। तो ये कथन क्या है, बिल्कुल सही होगा। बालकों की आवश्यकताओं की जानकारी भी किससे मिलती है, शिक्षा मनोविज्ञान से मिलती है। किसको, शिक्षक को। तो इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो इसमें ऑप्शन जो से है साथियों, ऑप्शन नंबर से, ये बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। क्योंकि ये अगर देखा जाए एक टीचर के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्यों है, एक तो स्वयं के ज्ञान की तैयारी, उसे उस टीचर को इस बात का आभास हो जाता है कि मुझे जो मैं विषय वस्तु लेकर कक्षा में जा रहा हूं वो कहां तक सार्थक है। दूसरा, शिक्षा मनोविज्ञान से शिक्षक को इस बात की भी जानकारी हो जाती है कि जो मैं विषय वस्तु पढ़ा रहा हूं बच्चे की आवश्यकता के अनुकूल है या नहीं। इस दृष्टि से दोनों कथन क्या है, सत्य। इसका मतलब ए और बे दोनों ऑप्शन जो है इसमें ये क्या है, 6 नंबर का यानी सी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या है, सही है, माना जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कि कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है। बिल्कुल ये नेचर से क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है उसमें, क्या ये एक व्यवहार परक विज्ञान है। दूसरा ऑप्शन, ये एक सामाजिक विज्ञान है। तीसरा ऑप्शन, ये एक धनात्मक विज्ञान है और चौथा ऑप्शन एक मानकीय विज्ञान है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा कथन मनोविज्ञान की प्रकृति से साथियों संबंधित नहीं है, पूछ रहा है। बिल्कुल अगर आपने शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को पढ़ा है या उसकी विशेषता को पढ़ा, उसमें से ये सवाल पूछा हुआ है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से बिल्कुल व्यवहारिक मानी गई है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी मानी गई है, व्यवहार परक मानी गई। तो ये कथन तो क्या होगा, सत्य होगा। एक सामाजिक विज्ञान है, बिल्कुल सामाजिकृत के रूप में भी इसको माना गया, सामाजिकृत के रूप में भी। तो ये कथन भी क्या होगा, सत्य होगा। और शिक्षा मनोविज्ञान एक धनात्मक भी है, क्या है, धनात्मक भी है और जिसको वैधानिक भी कहा गया है, विधान के अनुकूल भी बताया गया। और इस कथन को कहने वाला व्यक्ति कौन था साथियों, वाटसन था। कौन था, वाटसन नाम के व्यक्ति ने एक बात कही थी कि शिक्षा मनोविज्ञान धनात्मक वैधानिक विज्ञान है। लेकिन चौथा ऑप्शन जो है एक मानकीय विज्ञान, तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वह मानकीय नहीं होती साथियों, मानीकृत होती है। अगर आपके यहाँ ऑप्शन में मानीकृत आता तब यह आंसर क्या होता, सत्य होता। तो इस दृष्टि से आंसर जो होगा इसमें क्या होगा, डी बिल्कुल सही माना जाएगा। तो ये तीनों ही क्या हो गए, ये तो सत्य हो गए। असत्य कथन कौन सा हो गया कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो क्या है, एक मानकीय विज्ञान के अंतर्गत नहीं आती है, अपितु तो मानीकृत में आती है। तो आंसर क्या होगा, डी आंसर बिल्कुल क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर है। मात्रात्मक शब्द क्या आ रहा, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्या इसे हम विकास कह सकते हैं, क्या इसे हम अभिवृद्धि या वृद्धि कह सकते हैं, क्या इसे हम संतुलन कह सकते हैं, या इसे परिपक्वता
कह सकते हैं। 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है कि मात्रात्मक और व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जहां मात्रा होती साथियों, मात्रा और व्यक्तिगत क्षमता का संबंध विकास से जरूर है, लेकिन जहां मात्रा भी पूछी जा रही है तो उसका विकास से संबंध नहीं होगा। तो ये आंसर तो यहाँ तो पहला ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत है। लेकिन मात्रा और व्यक्तिगत इन दोनों का संबंध किससे है, वृद्धि से माना जाता है। संतुलन को समजन भी कहते हैं। संतुलन को क्या कहा गया, समझन भी कहा जाता है। ये आंसर भी नहीं होगा। और परिपक्वता तो ऑलरेडी किससे जुड़ी हुई, विकास से जुड़ी हुई है। परिपक्वता किससे जुड़ी हुई है, विकास से जुड़ी हुई है। जब विकास ही गलत हो रहा है तो नेचुरल है ये परिपक्वता भी क्या हो गई, गलत। तो यहाँ पर केवल क्या है, जहाँ मात्रा है और जहाँ मापन होता है, किसका मापन किया जा सकता है, वृद्धि का मापन किया जा सकता है। इस वृद्धि को अभिवृद्धि के नाम से भी जानते हैं। इस वृद्धि को क्या कहते हैं, अभिवृद्धि भी कहते हैं। और अभिवृद्धि के मापने में किसका योगदान होता है, मात्रा का होता है। और जहाँ मात्रा होती है उसका संबंध किससे होता है, वृद्धि से होता है। तो बी ऑप्शन क्या माना जाएगा साथियों, यहाँ पर बी आपका बिल्कुल क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। तो ये आंसर क्या हो गया, बी आंसर क्या हो गया इसमें सही, क्योंकि मात्रा व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया का संबंध किससे है, अभिवृद्धि और वृद्धि से है। अगले क्वेश्चन पर चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, बिल्कुल ये क्वेश्चन 4 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी गया है। पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापना किसके द्वारा की गई, यानी कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जो विश्व में स्थापित थी वो किसके द्वारा की गई। क्या उसमें गाल्टन का योगदान है, पहला ऑप्शन। दूसरा, क्या केटल का योगदान है। तीसरा, क्या पेस्टालोजी का योगदान है। क्या चौथा है वुंट का। यानी कि पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई। यदि हम इस पर बात कर रहे हैं तो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला में गाल्टन तो बाद में परीक्षण करने के लिए आया था। और गाल्टन वह व्यक्ति था साथियों जिसने व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द को पहली बार दिया। तो गाल्टन का संबंध किससे है साथियों, व्यक्तिगत विभिन्नता से। किससे है, इससे व्यक्तिगत विभिन्नता से इसका संबंध है। तो इस दृष्टि से मनोविज्ञान की प्रयोगशाला में इसका कोई योगदान नहीं है स्थापना में। फिर है केटल वो व्यक्ति था जिसे, यदि हम बात करें व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर ही, इसने क्या किया, व्यक्तिगत विभिन्नता को वैज्ञानिक दिशा दी थी। किस कौन सी दिशा दी थी, ये वैज्ञानिक दिशा देने का श्रेय दिया गया। व्यक्तिगत विभिन्नता को वैज्ञानिक दिशा जिस व्यक्ति ने दी वो कौन था, केटल था। तो ये केटल भी नहीं है, वही केटल वही व्यक्ति है जिसने क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया था। किसने दिया था, क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया था। तो हम यो कह सकते हैं क्षेत्रवाद में। हालांकि पर्टिकुलर क्षेत्रवादी सिद्धांत की यदि बात करें तो कुर्ट लेविन नाम का व्यक्ति आएगा। कौन आएगा, कुर्ट लेविन नाम का व्यक्ति आएगा। हालांकि केटल ने थोड़ा बहुत क्षेत्रवादी या क्षेत्रीयता को लेकर कुछ चर्चाएं जरूर की थी। और पेस्टालोजी था जिसे बाल मनोविज्ञान का पिता भी कहते हैं। इस पेस्टालोजी को क्या कहते हैं, बाल मनोविज्ञान का पिता भी कहा गया, बाल मनोविज्ञान का जनक कहे या हम पिता कहे। तो केवल आपके क्या बता, केवल वुंट जो बचा है वो पहला व्यक्ति था जिसने विश्व की मनोविज्ञान की प्रयोगशाला 1879 में इस विलियम वुंट ने स्थापित की थी। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी, विलियम वुंट के द्वारा। ये मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की थी साथियों, जर्मनी में की थी। कहाँ की थी, जर्मनी में की थी। और किस शहर में की थी, लिप्जिंग शहर में यह स्थापित की थी। इस दृष्टि से देखा जाए तो डी आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल क्या होगा, सही माना जाएगा। तो कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया, ये वही प्रयोगशाला है जिसे वर्तमान में हम यदि देखा जाए इस प्रयोगशाला का वर्तमान नामकरण क्या हो गया, इसे कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के रूप में पहचान मिली है। इसको किस रूप में पहचान मिली है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के रूप में इसको क्या मिली है, पहचान मिली हुई है। और इससे पहले जब ये प्रयोगशाला जर्मनी में स्थापित हुई थी उस समय इसे साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग सेंटर के नाम से भी इसको संबोधित किया गया। तो ये मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला विलियम वुंट के द्वारा स्थापित की। ये वही व्यक्ति थे जिसने संरचनावादी संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक के रूप में इसको महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है।
पिछली कई भर्ती परीक्षाओं में ये सवाल पहले भी कई बार पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप उत्तर तक पहुंच सकते हो कि मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुपयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है। पहला ऑप्शन है असामान्य मनोविज्ञान, दूसरा समाज मनोविज्ञान है, तीसरा तुलनात्मक मनोविज्ञान है और चौथा है शिक्षा मनोविज्ञान। बिल्कुल शिक्षा मनोविज्ञान, ये मनोविज्ञान की जो अनुप्रयुक्त शाखा है वो असामान्य मनोविज्ञान तो होगी नहीं, क्योंकि असामान्य मनोविज्ञान में कई बार, क्योंकि सबसे पहले आपको ये चीज समझनी है कि अनुप्रयुक्त का मतलब क्या होता है, जहाँ अप्लाइड होती है, जो अप्लाइड संबंधी जो कार्य होते हैं वो सारे के सारे किसमें होते हैं साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान में होता है। तो डी आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। समाज मनोविज्ञान में इस तरह की चर्चा नहीं होती। तुलनात्मक में दो व्यक्तियों के मध्य में क्या है, कोई ना कोई चीज को मध्य नजर रखकर उसमें से संबंध या तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान वो है जिसमें प्रयोगात्मक रूप दिया गया है। तो बिल्कुल यहाँ जो आंसर है वो अनुप्रयुक्त शाखा का जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों, तो आपके डी आंसर जो होगा वो बिल्कुल सही माना जाएगा। तो डी आंसर क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि डी आंसर सही तो हो गया, लेकिन यदि हम शिक्षा मनोविज्ञान की अनुप्रयुक्त शाखा की बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर और भी बहुत सारे व्यक्तियों ने बहुत सारे कथनों के द्वारा भी इसको सिद्ध करने का प्रयास किया है। वैसे देखा जाए शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को बताया गया। किसको बताया गया है, थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी बताया गया है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक है। तो यहाँ एक ही क्वेश्चन के साथ बहुत सारे आपके क्वेश्चन क्या हो रहे साथियों, तैयार हो रहे। बिल्कुल अगले क्वेश्चन पर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। किस मनोवैज्ञानिक ने समाओं के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किए थे। ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक था जिसने समाओं के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किए थे। पहला ऑप्शन है, क्या वह व्यक्ति होलिंगवर्थ था, क्या वह व्यक्ति मार्गन टेड मिडे था, क्या स्टेनले हॉल था या फ्राइड था। तो बिल्कुल आप उत्तर तक जा सकते हो अगर प्रश्न को सही ढंग से अगर आप पढ़ते हो समझते हो कि ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक था साथियों जिसने समाओं के द्वीप पर ये जो अनुदैर्ध्य का अध्ययन किया था। होलिंगवर्थ नाम के व्यक्ति ने समाओं के द्वीप पर अध्ययन नहीं किया था। अब आप सोच रहे होंगे होलिंगवर्थ ने नहीं किया, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही क्या हो गया, गलत हो गया। फिर यदि अपन बात करें मार्गरेट टेड मिडे, ये वह व्यक्ति था, अमेरिकन साइकोलॉजी था, जिसने समाओं के द्वीप पर क्या किया था, अध्ययन किया था। अब आप सोच रहे होंगे समाओं के द्वीप पर ये जो अध्ययन इसने किया था यानी कि 1928 में, कब, 1928 में ये वह व्यक्ति था जिसने अमेरिका के अंदर कुछ युवाओं के बारे में, यानी कि उस द्वीप पर आने वाले जो किशोरावस्था वाले जो भी युवा वर्ग के जो व्यक्ति थे उनके बारे में इसने अध्ययन करके इस बात का प्रताड़ना की थी आखिर ऐसे व्यक्तियों को किस तरह से हम इसके बारे में जानने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये वो व्यक्ति था जिसने 1928 में एक पुस्तक भी लिखी और उसी पुस्तक में समाओं के द्वीप के अनुदैर्ध्य अध्ययन के बारे में क्या किया था, उल्लेख मिलता है। तो आपके बी आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसमें बिल्कुल सही माना जाएगा। बी ऑप्शन ये आंसर क्या होगा, सही। और स्टेनले हॉल जो था ये भी अमेरिकन साइकोलॉजी था, लेकिन हॉल वो व्यक्ति था जिसने क्या किया कि अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन का सूत्रपात किया था। अमेरिका में कौन सा अध्ययन, अमेरिका में जो शिकागो शहर है, अमेरिका का कौन सा शहर है, शिकागो शहर है। इसमें शिकागो शहर में जब बाल अध्ययन आंदोलन हुआ था तो बाल अध्ययन आंदोलन का ये सूत्रपात करने वाला था, बाल अध्ययन आंदोलन का सूत्रपात करने वाला जो व्यक्ति था वो तो केवल कौन था, स्टेनले हॉल था। तो ये आंसर क्या होगा, गलत हो गया। और सिगमंड फ्राइड वो व्यक्ति था जिसने मनोविश्लेषण पर अध्ययन किया था। किस पर अध्ययन किया था, मनोविश्लेषणवाद से संबंधित कौन है, मनोविश्लेषणवाद से संबंधित जो व्यक्ति है वो सिगमंड फ्राइड है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसका मतलब समाओं के द्वीप का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति है साथियों वो है केवल
मार्गरेट टेन मिडले, जिसने 1928 में अपनी एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में किशोरावस्था वाले जो युवा वर्ग पर इसने अध्ययन करके ये पता लगाने का प्रयास किया कि समाओं की देख पर आने वाले जो व्यक्ति हैं उन पर किस तरीके से उनका व्यवहार, उनका इन्हीं दृष्टियों पर लेकर उसने काफी चर्चाएं की। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब वे व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ये कथन किसका है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। क्या ये कथन क्रो एंड क्रो का है? क्या ये कथन जेबी वाटसन का है? क्या ये कथन वुडवर्थ का है? क्या ये कथन मैकडूगल का है? बिल्कुल शिक्षा मनोविज्ञान या मनोविज्ञान को लेकर जितनी भी परिभाषाएं हैं उन्हीं में से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग करने वाला, यानी कि इस तरह के कथन को परिभाषित करने का जो श्रेय दिया गया साथियों, वो क्रो एंड क्रो को नहीं दिया गया। तो क्रो एंड क्रो ने तो यहाँ तक कहा कि मनोविज्ञान क्या है, मानव व्यवहार का अध्ययन से संबंधित कथन का है। ये क्रो एंड क्रो वही व्यक्ति है जिसने 20वीं शताब्दी को शिशु शताब्दी का, तो 20वीं शताब्दी को शिशु शताब्दी कहने का श्रेय 20वीं शताब्दी को शिशु शताब्दी कहने वाला व्यक्ति तो कौन था? ये कहने वाला व्यक्ति तो क्रो एंड क्रो था। इसका मतलब ये कथन इसका नहीं है। जेबी वाटसन वो व्यक्ति है जिसने मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान कहा। मनोविज्ञान को क्या कहा? ये व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ये बात किसने कही थी? शुद्ध विज्ञान है, ये बात वाटसन ने कही थी। और इसके अलावा मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कथन कहने वाला व्यक्ति जेम्स ड्रेवर भी है साथियों। कौन है? जेम्स ड्रेवर भी है जिसने इस बात को कहा था। इसके अलावा फिर यदि अपन बात करते हैं मैकडूगल की, तो मैकडूगल ने मनोविज्ञान को हमारे आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान का, आचरण और साथ में क्या है, आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान, तो हमारे आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान कहने का श्रेय किसको दिया गया? मैकडूगल को दिया गया। तो नेक्स्ट अब आपके सामने केवल सी ऑप्शन ऐसा है जिसने इस कथन को कहा। वुडवर्थ वही व्यक्ति था जिसने यह कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा को त्यागा था, फिर मन मस्तिष्क को त्यागा, फिर चेतना को त्यागा, अंत में उसने व्यवहार को स्वीकार किया। तो बिल्कुल यह वो व्यक्ति है जिसने इस कथन को कहा। तो इस दृष्टि से आपका ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये वुडवर्थ वही व्यक्ति है जिसने प्रश्नावली विधि का, इसे जनक भी कहते हैं, प्रश्नावली विधि को देने वाला भी कहते हैं। इसका मतलब प्रश्नावली विधि की यदि अपन बात करें तो प्रश्नावली विधि देने का श्रेय किसको दिया गया? वुडवर्थ को दिया गया, जो प्रश्नावली विधि के बारे में काफी तथ्यात्मक रूप से इसने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए थे। इसके बाद बिल्कुल ये आत्मा को जब कहा गया तो इसको लेकर भी समय समय पर काफी कथन परिवर्तित हुए। तो बिल्कुल यहाँ जो आंसर हो गया वो आपके क्या हो गया साथियों? सी आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछली कई भर्ती परीक्षाओं में इस कथन को पूछा भी गया, हो सकता संभव थे आगामी परीक्षा में ये कथन फिर पूछ लिया जाए। तो अगले क्वेश्चन पर मेरे साथ चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा और उसके बाद उत्तर तक आप पहुंच सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? बिल्कुल हम थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि वार्षिक परीक्षाओं में मूल्यांकन निम्नलिखित मूल्यांकन की श्रेणियों में से कौन से मूल्यांकन के अंतर्गत आता है? तो वार्षिक परीक्षाओं में मूल्यांकन की हम बात कर रहे हैं, तो वार्षिक परीक्षाओं में जो मूल्यांकन होता है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो बिल्कुल आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि क्या वो योगात्मक मूल्यांकन है, क्या वो रचनात्मक मूल्यांकन है, क्या वार्षिक परीक्षा में नैदानिक मूल्यांकन होता है, क्या वो मौखिक परीक्षाओं का मूल्यांकन होता है? बिल्कुल हरदम अपन ऊपर से चलते आए, इस बार नीचे से देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा और कौन सा गलत होगा। तो वार्षिक परीक्षाओं के मूल्यांकन की यदि अपन बात करते हैं साथियों, तो उसमें मौखिक परीक्षाओं का शब्द देता ही नहीं जाता। वार्षिक मूल्यांकन में मौखिक परीक्षाओं को लेकर किसी तरह की प्रतिपुष्टि या क्रियात्मक या अन्य शब्दावली में इस चीज को नहीं कहा गया। नैदानिक निदान तो हो सकता, कक्षा के दरमियान भी हो सकता है, तो ये भी शब्दावली नहीं होगी। रचनात्मकता का संबंध केवल किससे है?
सृजनात्मक मूल्यांकन से होता है। किससे हो जाता है? सृजनात्मक मूल्यांकन से इससे संबंध रहता है। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। तो योग्यात्मक मूल्यांकन को ही वार्षिक मूल्यांकन के नाम से संबोधित किया गया। तो इस दृष्टि से आपका ए आंसर क्या हो गया साथियों? बिल्कुल सही हो गया। ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर आपको इस चीज को समझना है कि वार्षिक परीक्षाओं में मूल्यांकन निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी में? तो योग्यात्मक मूल्यांकन का ही एक दूसरा नाम क्या है? मूल्यांकन या वार्षिक मूल्यांकन के नाम से उसे संबोधित किया गया। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सी वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों की एक विशेषता है? यदि साथियों आप लोगों ने अच्छे से तैयारी की है, जिस भर्ती की भी आप तैयारी कर रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ग्रेड जो भी आप, तो यदि आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अच्छे से पढ़ा है तो निश्चित इस उत्तर तक आप पहुंच सकते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों की एक विशेषता है? आपको ध्यान में रखना कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता की ये बात करें, ये मितव्ययी है क्या? यानी कि यदि वस्तुनिष्ठ परीक्षण की बात करें तो ये मितव्ययी नहीं होगी। वस्तुनिष्ठ परीक्षा कभी भी व्यक्तिनिष्ठता के अंतर्गत नहीं आती है। इसे अल्प विस्तृत वस्तु और व्यापकता से भी कोई संबंध नहीं है। केवल ये क्या होती है साथियों? विश्वसनीयता से संबंधित होती है। तो इस दृष्टि से आपके डायरेक्ट आंसर जो होगा वो सी आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बिल्कुल मनोविज्ञान के प्रश्नोत्तरी 6 में आज अंतिम प्रश्न पर हम चलायमान है। क्वेश्चन नंबर लास्ट और अंतिम आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए। सामाजिक अध्ययन की परियोजना या परियोजना भी कह सकते हैं, इसके उपक्रम करने के लिए आप सबसे पहले किस चरण का पालन करते हैं? कहने का मतलब है सामाजिक अध्ययन जो विषय है उसमें यदि परियोजना विधि को हम प्रयोग में ला रहे हैं, परियोजना विधि को योजना विधि भी कहते हैं, और इस विधि का अगर हम काम में ला रहे हैं तो इसका सबसे पहला सोपान कौन सा है? ये है कि क्या योजना बनाना, क्या चयन करना, या परिस्थिति उपलब्ध कराना, या क्रियान्वयन करना। 4 ऑप्शन है। बिल्कुल हमारा शब्द क्या प्रयोजन से है या परियोजना विधि से। तो इस परियोजना विधि का शिक्षा में प्रयोग करने का श्रेय किसको दिया गया? एक्चुअल प्रैक्टिक को विशेष इसका नेतृत्वकर्ता भी कहा जाता है। और इसके अलावा इस परियोजना का संबंध आपके जॉन डीवी से भी है। किससे है साथियों? जॉन डीवी से भी है, जो कि एक अच्छा सा दार्शनिक था जिसने अपनी किताब एक लिखी थी, टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी। क्या लिखी थी? टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी जो किताब लिखी थी, उस किताब के रचनाकार की यदि बात करें, टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी, वो जॉन डीवी से संबंधित है। और जॉन डीवी ने योजना विधि को लेकर काफी चर्चाएं की थी, और वो चर्चाएं जो थी वो समाजशास्त्र के अंतर्गत थी। लेकिन यहाँ परियोजना का संबंध है किससे? किलपैट्रिक से। तो परियोजना विधि में सबसे पहला जो पद होता है, सोपान होता है, वो होता है साथियों परिस्थिति कैसी है। पहले परिस्थिति बनाई जाए, उसके बाद उसका चयन किया जाए, उसके बाद उसको लेकर योजनाएं बनाई जाती, फिर उस योजना का क्या होता है? क्रियान्वयन किया जाता है। तो इस दृष्टि से पहला ऑप्शन होगा नहीं, दूसरा होगा नहीं, और चौथा होगा नहीं। आंसर जो होगा वो केवल सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो बिल्कुल आज हमने शिक्षा मनोविज्ञान प्रश्नोत्तरी भाग 6 में जिन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर चर्चा की है, बिल्कुल साथियों आपको ये सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। बिल्कुल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और निरंतर साथियों मैं सदैव ये कहता आता रहा हूँ कि निरंतर आप अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि आपकी सफलता जो छिपी हुई है साथियों आपके अंदर विद्यमान है, उस तथ्य को आपको पहचानिए। जिस दिन आपने अपने गुण को पहचान लिया, बिल्कुल आप कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए तो कहा गया है कि लक्ष्य अगर पक्का बन दे तो मंजिल तेरी दूर नहीं, और तू उससे दूर नहीं, और वे तेरे से दूर नहीं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक निरंतर अध्ययन कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।